नमस्कार दोस्तों, हर कहानी का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आता। कुछ सवाल रह जाते हैं और उन्हीं सवालों में छुपा होता है अनसुना सच। तो चलिए अब सीधे सच पर आते हैं। आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वो कहानी है 1928 के लखनऊ की, एक हवेली की और शर्मा परिवार की। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आज रात नींद ना आए। बिल्कुल। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उस हवेली की दीवारों के पीछे ऐसा क्या छिपा था कि लगभग 100 साल बाद भी उसका खौफ जिंदा है। और कहानी का सेटअप ही किसी फिल्म जैसा है। साल है 1928। लखनऊ ब्रिटिश राज में अवध की सांस्कृतिक राजधानी, नवाबों का शहर। बिल्कुल। यहाँ कानपुर से एक अमीर व्यापारी गणेश प्रसाद शर्मा अपने परिवार के साथ आते हैं। पत्नी सरस्वती देवी और 3 बच्चे। वे हजरतगंज के पास एक बहुत बड़ी शानदार हवेली खरीदते हैं। लेकिन यहीं से पहली अजीब बात सामने आती है। क्या? हवेली के पिछले मालिक नवाब मोहम्मद इकबाल खान इसे बाजार की कीमत से बहुत बहुत कम में बेच देते हैं। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे वो उस जगह से बस भागना चाहते थे। और कोई भी इंसान किसी अच्छी प्रॉपर्टी से तब तक नहीं भागता जब तक कोई बहुत बड़ी वजह ना हो। तो शर्मा परिवार वहां रहने लगता है। शुरुआत में सब ठीक था। कुछ हफ्तों तक तो सब बिल्कुल सामान्य था, लेकिन फिर गड़बड़ शुरू हुई और सबसे पहले घर के नौकरों ने इसे महसूस किया। ओके। उनका सबसे पुराना भरोसेमंद नौकर था रामदीन। एक सुबह वो अचानक काम छोड़ने की बात करता है। गणेश प्रसाद उसे ज्यादा तनख्वाह का लालच भी देते हैं, पर वो नहीं मानता। एक मिनट, उसने कोई वजह नहीं बताई? बस इतना कहा, मालिक ये घर ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? मतलब रात में अजीब आवाजें आती हैं। ऐसी आवाजें जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। गणेश प्रसाद पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने ऐसे नौकरों का अंधविश्वास समझकर जाने दिया। राइट। लेकिन असली चिंता तब हुई जब दूसरा नौकर मोहनलाल एक रात बिना अपनी तनख्वाह लिए ही भाग गया। एक मिनट, बिना तनख्वाह लिए? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। डर पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा था। बिल्कुल। बाद में पता चला कि मोहनलाल ने अपनी पत्नी को बताया था कि उसने तीसरी मंजिल की एक बंद खिड़की के पीछे किसी का साया देखा था। ओहो। और उस कमरे से अक्सर किसी के रोने की आवाज आती थी। इस घटना के बाद हवेली में कोई भी नौकर रात में रुकने को तैयार नहीं था। मतलब जो बचे थे वो भी दिन में ही काम करते होंगे? हाँ, जो बचे थे वे भी सूरज ढलते ही घर चले जाते थे। तो अब तक ये डर सिर्फ नौकरों तक था? परिवार को कब महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है? जनवरी 1928 में एक रात सरस्वती देवी की चीख से पूरे घर की नींद खुल गई। क्या हुआ था? उन्होंने एक भयानक सपना देखा था। सपने में उन्होंने देखा कि तीसरी मंजिल के उसी बंद कमरे की खिड़की से एक बूढ़ी औरत का हाथ बाहर निकल रहा है और उन्हें इशारे से अंदर बुला रहा है। ये तो काफी डरावना है, लेकिन एक बुरा सपना तो किसी को भी आ सकता है। आ सकता है, पर यहीं पे मामला बहुत अजीब हो जाता है। कैसे? अगली रात उनके बड़े बेटे राजेश ने वही सपना देखा, हूबहू वही सपना। सच में? और उससे अगली रात उनकी बेटी प्रीति ने भी एक ही सपना 3 अलग-अलग लोगों को 3 रात लगातार। नहीं, अब ये महज संयोग नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। गणेश प्रसाद, जो इन सब बातों को नहीं मानते थे, अब वो भी बुरी तरह डर गए थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फैसला किया कि उस बंद कमरे का राज जानना ही पड़ेगा। वही कमरा जिसे खरीदने के बाद से उन्होंने कभी खोला नहीं था और जिसकी चाबी भी उनके पास नहीं थी। हाँ, वही कमरा। एक लोहार को ताला तोड़ने के लिए बुलाया गया, लेकिन जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, वो ठिठक गया। क्यों? दरवाजे के नीचे से एक बहुत तेज सड़ी हुई सी गंध आ रही थी। लोहार ने ताला तो तोड़ दिया, लेकिन अंदर जाने से साफ मना कर दिया। तो फिर अंदर कौन गया? कमरे के अंदर क्या था? कमरा धूल और जालों से भरा था और बीच में रखी थी एक पुरानी बड़ी सी लकड़ी की संदूक। एक संदूक? हाँ। और उस संदूक पर एक नहीं बल्कि 7 ताले लगे हुए थे। 7 ताले? मतलब कोई चाहता था कि वो संदूक कभी ना खुले? बिल्कुल। लोहार ने उसे खोलने से साफ मना कर दिया। हाथ जोड़ लिया उसने। तो गणेश प्रसाद ने खुद ही खोला होगा? हाँ, उन्होंने खुद हिम्मत करके एक-एक करके 7 ताले तोड़े और संदूक के अंदर जो मिला उसने शर्मा परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। क्या था उसमें? उसमें 3 चीजें थीं। पहली चीज थी उर्दू में लिखी एक डायरी। एक डायरी? हाँ, ये 1913 की थी और बेगम जहारा नाम की एक महिला की थी।
डायरी पढ़कर पता चला कि उनके पति नवाब अहमद अली खान ने किसी शक की वजह से उन्हें उसी कमरे में जिंदा कैद कर दिया था। यकीन नहीं होता, मतलब एक बेगम को कमरे में बंद करके भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। हाँ, और ये सब उस डायरी में लिखा हुआ मिला। ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। और डायरी की आखिरी एंट्री सबसे खौफनाक थी। उसमें क्या था? उसमें बेगम जहांरा ने मरते मरते उस घर को श्राप दिया था। उन्होंने लिखा था, जो भी इस घर की दीवारों के भीतर सुकून से रहने की कोशिश करेगा उसे मेरी ही तरह तड़पना पड़ेगा। रोंगटे खड़े हो गए। और दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी कुछ पत्र। ये पत्र नवाब ने एक मौलवी को लिखे थे। अच्छा। इनमें साफ साफ लिखा था कि वो कौन से काले जादू के अनुष्ठान करें जिससे उसकी पत्नी की आत्मा हमेशा के लिए उसी घर में कैद हो जाए और कभी मुक्ति ना पा सके। हे भगवान! और तीसरी चीज? तीसरी चीज बेगम का कुछ निजी सामान और उनकी एक तस्वीर थी। तो अब गणेश प्रसाद को पता था कि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़े अपराध की जगह है। बिल्कुल। ऐसे में उन्होंने पुलिस के पास जाने के बजाय शुद्धिकरण का रास्ता क्यों चुना? क्या सोर्स इस बारे में कुछ बताता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सोर्स के मुताबिक गणेश प्रसाद ने जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि नवाब अहमद अली खान भी 1914 में रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। नवाब खुद भी गायब हो गया? हाँ, उन्होंने एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर रघुनाथ सिंह से बात की। इंस्पेक्टर ने बताया कि 1914 में पुलिस को उस हवेली के तहखाने में एक गुप्त कमरा मिला था। क्या मिला था उस कमरे में? वहाँ इंसानी हड्डियां और तांत्रिक यंत्र मिले थे, लेकिन नवाब के रसूख के कारण ब्रिटिश पुलिस ने ही उस मामले को दबा दिया था। अच्छा, तो मतलब पुलिस पर भरोसा करने का तो सवाल ही नहीं था। उन्हें लगा कि ये एक आध्यात्मिक समस्या है जिसका समाधान भी आध्यात्मिक ही हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने पंडित को बुलाया होगा। हाँ, इसीलिए उन्होंने शहर के सबसे माने हुए पंडित गोपाल दास को बुलाया। कहते हैं कि पंडित जी ने हवेली के दरवाजे पर कदम रखते ही कह दिया था, क्या? इस घर में बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा है। यहाँ सिर्फ एक आत्मा नहीं, कई आत्माएं हैं और सब असहनीय पीड़ा में हैं। इसके बावजूद उन्होंने शुद्धिकरण की पूजा शुरू की? हाँ, उन्होंने 3 दिन की एक बड़ी पूजा रखी। पहले 2 दिन शांति से गुजरे, लेकिन तीसरे और आखिरी दिन जैसे ही उन्होंने मुख्य मंत्र पढ़ने शुरू किए, क्या हुआ? घर का माहौल बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगे और फिर तीसरी मंजिल के उसी कमरे से एक ऐसी चीख सुनाई दी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। और वो खिड़की जो 15 साल से बंद थी, वो अपने आप झटके से खुल गई। बाप रे! पंडित गोपाल दास पूजा बीच में ही छोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कांपते हुए कहा कि यहाँ कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है जिसे ठीक करना उनके बस में नहीं है। तो उन्होंने क्या सलाह दी? उन्होंने शर्मा परिवार को सलाह दी कि अपना सामान भी मत उठाओ, बस इसी वक्त ये घर छोड़कर भाग जाओ। लेकिन वो नहीं गए। नहीं, गणेश प्रसाद आर्थिक रूप से फंस चुके थे। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उस हवेली पर लगा दी थी। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, उस पूजा के बाद हालात और बिगड़ गए। अब रात में सिर्फ आवाजें नहीं आती थीं, बल्कि घर में चीजें अपने आप हिलने लगीं। बच्चों को परछाइयां दिखने लगीं। एक रात गणेश प्रसाद ने हिम्मत करके तहखाने में जाने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि इंस्पेक्टर रघुनाथ की बात में कितनी सच्चाई है। और उन्हें वो गुप्त कमरा मिल गया। हाँ, एक दीवार के पीछे छिपा हुआ, और अंदर का मंजर उनकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। क्या देखा उन्होंने? दीवारों पर खून से अजीब चिन्ह बने थे और फर्श पर एक बहुत बड़ा तांत्रिक यंत्र बना था। यंत्र के बीच में एक गड्ढा था और उस गड्ढे में सैकड़ों इंसानी हड्डियां थीं। सैकड़ों? मतलब ये 1-2 कत्ल नहीं, ये एक नरसंहार था। बिल्कुल, एक नरसंहार। हे भगवान! उसी रात उन्होंने भागने का फैसला किया होगा। उसी वक्त उन्होंने परिवार को जगाया और जैसे ही वो मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, लगा जैसे घर ने उन्हें कैद कर लिया है। और कैद कर लिया मतलब? घर के सारे लैंप एक साथ बुझ गए, घोर अंधेरा छा गया। मुख्य दरवाजा ऐसे बंद हुआ जैसे किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी हो। और फिर? और तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनाई दी। अंधेरे में उन्हें एक औरत का साया दिखा जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। ये तो किसी के भी होश उड़ा दे।
वे वहां से निकले कैसे? गणेश प्रसाद की जेब में एक छोटी हनुमान चालीसा थी। उन्होंने डर के मारे कांपते हुए पाठ करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जैसे ही पाठ खत्म हुआ, वो साया चीख मारकर गायब हो गया, सारे लैंप फिर से जल गए और दरवाजा अपने आप खुल गया। और वे लोग उसी हालत में बिना कुछ लिए अपनी जान बचाकर उस हवेली से भागे। इसके बाद क्या हुआ? जब पुलिस ने जांच की तो क्या सामने आया? जब पुलिस ने तहखाने की हड्डियों की जांच की तो भारतीय इतिहास का एक सबसे सनसनीखेज मामला सामने आया। क्या? पता चला कि नवाब अहमद अली खान एक बहुत बड़े गुप्त तांत्रिक समूह का सदस्य था। ये समूह अलौकिक शक्तियां पाने के लिए मानव बलि देता था। मानव बलि? हाँ, और ये सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं था, पूरे अवध क्षेत्र में फैला हुआ था। कितने लोग, कितनी बलियां दी गई थीं? पुलिस ने कुल 28 अलग अलग जगहों से 200 से ज्यादा लोगों के कंकाल बरामद किए। 200 से ज्यादा? हाँ, ये भारत के सबसे बड़े सीरियल किलिंग केसेस में से एक बन गया। समूह के कई सदस्य पकड़े गए, लेकिन उनका मुखिया, जिसे सब गुरुजी कहते थे, वो कभी हाथ नहीं आया। और शर्मा परिवार का क्या हुआ? उस रात ने उनकी जिंदगी पर क्या असर डाला? उनकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। सरस्वती देवी उस सदमे से कभी उभर नहीं पाई और उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। कुछ साल बाद एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बड़े बेटे राजेश ने 1960 में आत्महत्या कर ली। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो सपने मुझे हर रात बुलाते हैं। और बेटी प्रीति ने दुनिया से नाता तोड़ लिया और एकाकी जीवन बिताया। सिर्फ सबसे छोटा बेटा विक्रम ही बचा, जो कहा जाता है कि आज भी उस रात को याद करके कांप उठता है। और वो हवेली, वो आज भी वही है? हाँ, उसे सील कर दिया गया था, लेकिन वो एक भूता खंडर बन गई। समय समय पर कई पैरानॉर्मल जांचकर्ता वहां गए। उन्होंने कुछ पाया? उन्होंने अजीब आवाजें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गड़बड़ी और धुंधली आकृतियां रिकॉर्ड करने का दावा किया। सोर्स में एक अमेरिकी शोधकर्ता का भी जिक्र है, जिसने एक अजीब थ्योरी दी। क्या थ्योरी? उसने कहा कि वहां जो भयानक अनुष्ठान हुए थे, उन्होंने एक तरह का पोर्टल या द्वार खोल दिया है, जो हमारी दुनिया को किसी दूसरी दुनिया से जोड़ता है, और वो पोर्टल आज भी खुला है। और ये पोर्टल वाली बात दिलचस्प है। सोर्स में इसका जिक्र है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि 1980-90 के दशक में पश्चिमी पैरानॉर्मल थियोरीज भारत में भी लोकप्रिय हो रही थी। सही बात है। ये पोर्टल का कॉन्सेप्ट उस दौर के प्रभाव को दिखाता है, जहां एक स्थानीय भूताहा कहानी को एक ग्लोबल पैरानॉर्मल फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल सही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसमें एक और रहस्यमयी मोड़ है। वो क्या? 1986 में रवि कुमार नाम के एक पत्रकार ने इस पूरे तांत्रिक पंथ पर एक किताब लिखी, लेकिन किताब छपने के ठीक 1 महीने बाद वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। क्या? पत्रकार ही गायब हो गया। हाँ, और उनकी किताब की सारी प्रतियां भी बाजार से, लाइब्रेरियों से, यहाँ तक कि प्रकाशक के गोदाम से भी गायब हो गई। मतलब जैसे कोई चाहता ही नहीं था कि ये सच बाहर आए। बिल्कुल। तो मतलब ये कहानी 1928 में खत्म नहीं हुई। इसका असर 1986 तक था। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या वो तांत्रिक समूह, जिसका मुखिया कभी पकड़ा नहीं गया, आज भी सक्रिय है? और यही इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है। रवि कुमार का गायब होना क्या सिर्फ एक संयोग था, या वो लोग आज भी मौजूद हैं और अपने राज को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? तो शर्मा परिवार की कहानी सिर्फ एक भूतेहे घर की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस बुराई की कहानी है जो हमारे समाज में कितनी गहरी जड़ें जमाए हो सकती है। वो हवेली आज भी लखनऊ में एक खंडर की तरह खड़ी है। हाँ, एक चेतावनी की तरह कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है। ये हमें एक बहुत परेशान करने वाले विचार के साथ छोड़ जाती है, और ये सवाल सिर्फ डराने के लिए नहीं है। सोर्स हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अंधविश्वास और संगठित अपराध के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। हो सकता है कि उस पंथ ने अपना काम करने का तरीका बदल लिया हो। मतलब वे अब दूर दराज के गांवों और छोटे शहरों में सक्रिय हों, जहां लोगों का गायब होना अक्सर किसी का ध्यान नहीं खींचता। जब हम भारत में हर साल हजारों लोगों के लापता होने के आंकड़े देखते हैं, हाँ, तो ये कहानी याद दिलाती है कि इन आंकड़ों के पीछे ऐसी भयानक सच्चाइयां भी छुपी हो सकती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही अनसुने सच और अधूरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।